जय हिंद साथियों। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? हाल चाल ठीक है? उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा, आपको यह क्लास अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास में आज जो हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में जो है आज हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। और वो जो हमारा चैप्टर होगा 1857 की क्रांति। इससे पहले हमने 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वो आज का जो हम लोग का टॉपिक है 1857 की क्रांति है। 1857 के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार, फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए और उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। और एक ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है कि 1857 की क्रांति हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या रीजन थे, क्या कारण थे जो ये क्रांति हुआ, क्या कारण थे जो ये क्रांति असफल रही। ये सब तमाम चीजों के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों पिछले कई क्लास में हमने आपको समझाने का ये प्रयास किया कि फिर से हम उस चीज को दोहरा रहे हैं कि 1757 की क्रांति 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1757 से लेकर के जो अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुसत्ता को स्थापित किया, ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन चलाने का काम किया। जब प्लासी के युद्ध में उसकी जीत हुई ब्रिटिश कंपनी की, तो उसने यहाँ की अस्थिरता यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए सबसे पहले उसने राजनीति में हस्तक्षेप किया। और जब उसने राजनीति में हस्तक्षेप किया, वो अपने अनुसार जिसको नवाब बनाना चाहता था बंगाल का, उसको नवाब बनाता था और उसको जो नहीं भाता था उसको नवाब के पद से हटा देता था। इस तरह से जो है ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत किया। और फिर उसने जो है अपने शासन प्रशासन चलाने का काम किया और अपने जो है व्यापार को अपने व्यापारिक स्तर पर आर्थिक तौर पर जो उसने जो है अपनी कंपनी को क्या किया, मजबूत किया। तो 1857 की क्रांति है, इसके कई एक सारे कारण है। यहाँ पर राजनीतिक कारण भी आपको समझना पड़ेगा, सामाजिक कारण भी समझना पड़ेगा, है ना। तो कई एक कारण है 1857 की क्रांति के, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसकी सामान्य जानकारी। 1857 की क्रांति जो हुई इसके सामान्य जानकारी के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी के बाद हम लोग इसके कारण के बारे में चर्चा करेंगे। कारण के बाद इसके प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्रांति जो है कहाँ से कहाँ तक प्रसारित हुई। इसके बाद इसके असफल होने के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो क्रांति हुई ये असफल क्यों हुई, इसका स्वरूप कैसा रहा, इसके स्वरूप के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसका परिणाम क्या निकल करके आया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब 1857 की क्रांति को समझने का तो प्रयास करेंगे। और ये क्यों हुआ, इसकी प्रारंभिक कारण क्या थी, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ से ये जो है उत्पन्न हुई, ये आग कहाँ से लगी, कहाँ तक ये आग फैली, इसके बारे में। ये असफल क्यों हो गया, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में समझेंगे। और इसके स्वरूप कैसा था और इसका परिणाम क्या निकल करके आया, इसके बारे में समझेंगे। तो अगर सामान्य जानकारी की बात करें, 1857 की क्रांति के सामान्य जानकारी की बात करें, तो यह जो क्रांति है, यह जो 1857 की क्रांति है, यह सिपाही के द्वारा किया गया क्रांति है। यह जो है सिपाहियों के द्वारा किया गया क्रांति है साथियों। 1857 की जो क्रांति है यह सिपाहियों के द्वारा किया गया क्या है, क्रांति है। सिपाही के द्वारा किया गया क्रांति है। तो ये कौन सिपाही हुआ जो ये क्रांति को जन्म दिया, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि अंग्रेजी कंपनी में कुछ ऐसे सैनिक होते थे, कुछ ऐसे सिपाही होते थे जो भारतीय मूल के होते थे। कुछ ऐसे सिपाही होते थे जो भारतीय मूल के सिपाही होते थे, मतलब वो भारतीय होते थे और अंग्रेजी कंपनी में जो है वो क्या करते थे, सेवा करते थे। मतलब अंग्रेजी कंपनी में वो अपना नौकरी करते थे या अपना जो है सेवा देते थे
सेवा देते थे या अपना जो है क्या करते थे, नौकरी करते थे, ये आप समझ सकते हैं। तो भारतीय मूल के जो सिपाही होते थे जो ब्रिटिश कंपनी में अपनी सेवा देते थे, तो उस सैनिक के साथ यानी कि उस भारतीय मूल के सैनिकों के साथ जो ब्रिटिश जो होती थी, जो अंग्रेज जो होता था, वो दुर्व्यवहार करता था। वो क्या करता था, दुर्व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार करता था, मतलब उसका नीति अच्छा नहीं रहता था। वह जो है रंग रूप के आधार पर, भारतीय होने के आधार पर जो है वह दुर्व्यवहार करता था। कहने का मतलब आप कितने भी अच्छे सैनिक क्यों ना हो, कितने भी आप योग्य क्यों ना हो, आपका प्रमोशन नहीं होने देता था। वो जो है ऊंचे से ऊंचे पद पर जो है पदोन्नति नहीं होने देता था। इस तरीके से कह सकते हैं दुर्व्यवहार करता था, या फिर भारतीय होने के कारण जो है दुर्व्यवहार करता था। तो ये जो भारतीय जो मूल के सैनिक थे, भारतीय मूल के सैनिक थे और जो ब्रिटिश कंपनी में अपनी सेवा दे रहे थे, उसके साथ जो है ब्रिटिश कंपनी दुर्व्यवहार करती थी। तो इनके मन में असंतोष, मतलब असंतोष की भावना जागृत थी। इनको लगा कि हम तन से मन से जो है ब्रिटिश कंपनी के लिए हम दिन रात एक करके सेवा दे रहे हैं, और ये जो कंपनी जो है, अंग्रेज जो है हमारे साथ क्या कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। दुर्व्यवहार मतलब व्यवहार ठीक ठाक नहीं कर रही है। ठीक, यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। और जब यह 1857 की क्रांति हुई, तो इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में चार्टर एक्ट पारित हुआ, और चार्टर एक्ट पारित तो होकर के जो है, जो भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, उसके पदनाम को बदल करके भारत का वायसराय बना दिया गया। ये तो खैर बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो हुआ करता था कैनिंग। वो हुआ करता था कैनिंग। आपको पता होना चाहिए 1848 से लेकर के 56 तक डलहौजी का शासन काल रहता है, और 56 से लेकर के 62 तक कैनिंग का शासन काल रहता है। कैनिंग का जो शासन काल रहता है 1856 से संभवतः 62 तक इसका शासन काल रहता है। और कैनिंग जो है 1857 के क्रांति के समय ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बना रहता है, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बना रहता है। इसको आप ऐसे भी समझेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो कैनिंग हुआ करता था, कैनिंग हुआ करता था। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 1857 की क्रांति में जो दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था, वो बहादुर शाह जफर किया था। वो कौन किया था, बहादुर शाह जफर किया था। बहादुर शाह जफर किया था। ठीक, तो ये सब इसकी सामान्य जानकारी थी, जिसके बारे में हमने कुछ कुछ पॉइंट पर चर्चा किया। आखिर 1857 की क्रांति हुई, तो इसका तत्कालिक कारण क्या रहा होगा, तत्कालिक कारण क्या रहा होगा। इसका कई एक कारण है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसके तत्कालिक कारण की बात करें, 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण की बात करें, आपका आवाज अच्छा है, सुनिए ना। कोचिंग काहे नहीं ज्वाइन करते आप? काहे नहीं ज्वाइन करते? क्या पढ़ा लेते हैं? अच्छा, इसका नोट्स है। रिकॉर्ड हो रहा है। तो 1857 की क्रांति के अगर तत्कालिक कारण के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें, तो तत्कालिक जो इसका कारण ये था
कि अंग्रेज के सैनिक में, मतलब जो भी अंग्रेजी सैनिक थी, उसने क्या किया था, जब ब्रिटिश कंपनी का जब शासन स्थापित हुआ यहाँ पर, जब ब्रिटिश कंपनी का शासन स्थापित हुआ, तो हमने आपको पहले भी चर्चा किया है कि ब्रिटिशों ने यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, और हस्तक्षेप करके वो जो है हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया। हिंदू और मुस्लिम को क्या कर दिया, वो आपस में लड़ाने का काम चालू किया। ठीक है, मतलब हिंदुओं को मुस्लिम के प्रति भड़काना और मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़काना। ठीक, तो 1857 का तत्कालिक कारण यह था कि अंग्रेज के सैनिक में, मतलब अंग्रेजी सेना में जो पुरानी राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, पुरानी राइफल के जगह पर एक नया राइफल को लाया गया। पुराना राइफल को, यानी कि जो पुराना लोहे का राइफल होता था जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल, इसको हटा करके एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। जब ब्राउन बेस राइफल को हटा करके जब एनफील्ड राइफल को यहां पर शामिल किया गया, तो एनफील्ड राइफल में क्या होता था कि एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस में, एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस में उसका जो खोली होता था, जो कारतूस का जो खोली होता था, उसको दांत से काट करके हटाना पड़ता था, यानी कि दांत से चीर करके हटाना पड़ता था। फिर से समझिए इस बात को, जो ब्रिटिश सेना थी उसके हथियार को बदला गया। वो जो है पुरानी हथियार जो उसमें यूज हो रहा था ब्राउन बेस राइफल, उसको हटा करके एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। और जब एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया तो एनफील्ड राइफल में जो भरी जाने वाली कारतूस थी, उसके कारतूस की खोली को दांत से चीर करके हटाना पड़ता था। और दांत से चीरकर हटाने के साथ साथ आपको यह समझना होगा कि नए राइफल को जब शामिल किया गया, एनफील्ड राइफल को जब शामिल किया गया, तो इसका ट्रेनिंग जो है इसका ट्रेनिंग जो है, मतलब ये राइफल चलाने का ट्रेनिंग बंगाल में दिया जाता था। ठीक, कहां दिया जाता था, बंगाल में दिया जाता था। बंगाल के अलावा पंजाब में भी दिया जाता था, बंगाल के अलावा जो है पंजाब में भी दिया जाता था। उसके बाद जो है एक सियालकोट में भी दिया जाता था, है ना। तो बंगाल, पंजाब, सियालकोट, बंगाल के दमदम में दिया जाता था, है ना, बंगाल के दमदम में दिया जाता था। तो एनफील्ड राइफल चलाने की ट्रेनिंग इन तमाम जगहों पर जो दी जा रही थी, तो यहां पर एक हवा ये उठी, जो एनफील्ड राइफल का कारतूस है और उस कारतूस को खोलने के लिए जो खोली जो लगाया गया, कारतूस के ऊपर जो खोली लगाया गया, उसको दांत से जो चीर करके खोला जाता है, उस कारतूस के खोली में गाय और सुअर का चर्बी क्या है, मिलाया गया है। ये हवा क्या फैला कि एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाली कारतूस के ऊपर जो खोली लगाया गया है, और उस खोली को खोलने के लिए, यानी कि फाड़ने के लिए जो सैनिक अपने दांत का प्रयोग करते हैं, दांत से खींच करके उस खोली को फाड़ा जाता है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी क्या है, मिली हुई है। जब यह हवा उठी कि इस कारतूस के खोली में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, तो इससे जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी आहत हुए और मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग भी आहत हुए। मतलब उस सैनिक में, ब्रिटिश सेना में जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे वो भी, और जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे वो भी, वो दोनों के ऊपर, दोनों के दिल में आघात हुआ। दोनों को ये लगा कि ब्रिटिश सेना जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है और हम लोग को ईसाईकरण, यानी कि ईसाई बनाना चाह रही है। तो जब ये बात फैला, तो ये बात जो है जब फैला, तो फैलने के बाद मंगल पांडे नाम का क्या था, व्यक्ति था। एक मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था, और मंगल पांडे जो था ये बंगाल के बैरकपुर मंगल पांडे, यह भी भारतीय मूल का व्यक्ति था मंगल पांडे, और मंगल पांडे भारतीय मूल का व्यक्ति था, और ये जो है ब्रिटिश कंपनी में अपना सेवा दे रहा था सैनिक के पद पे। और ये जो है बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मंगल पांडे जो है भारतीय मूल का सिपाही था और ब्रिटिश कंपनी में सेना के तौर पर अपना सेवा दे रहा था, और ये बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में क्या था, सिपाही था।
जब इसको पता चला मंगल पांडे को कि ब्रिटिश कंपनी जो है कारतूस की खोली में गाय और सुअर के चर्बी का यूज कर रही है, तो मंगल पांडे क्या किया, इसका विरोध किया। मंगल पांडे सबसे पहले इसका जो है विरोध किया, और जब इसका विरोध किया तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश कंपनी के जो सेना थे इसके विरोध को दबाने का प्रयास किया। और जब इसके विरोध का दबाने का प्रयास किया तो मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलीबारी कर दी। अपने अधिकारियों के ऊपर क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। और जब अपने अधिकारियों के ऊपर गोलीबारी कर दी तो उस गोलीबारी में 2 अधिकारी शहीद हुए, जिसका नाम था बाग और एक का नाम था जनरल ह्यूरोज। बाग और जनरल ह्यूरोज नहीं, ह्यूरसन। बाग और जनरल ह्यूरसन। बाग और जनरल ह्यूरसन। मंगल पांडे क्या करता है, 2 अधिकारियों के ऊपर गोलीबारी कर देता है, जिसमें बाग और जनरल ह्यूरसन 2 अंग्रेज अधिकारी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो घटना घटित हुई थी 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को, ठीक। और मंगल पांडे जो थे ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और ये बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के पद पर तैनात थे। और जब इसने विरोध किया कि गाय और सुअर का चर्बी मुक्त किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है कारतूस की खोली में, और जब इनके विरोध को नहीं माना गया तो इसने जो है अपने अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ गोलीबारी की। और उस गोलीबारी में 2 अंग्रेज अधिकारी शहीद हुआ, मारा गया, जिसका नाम था बाग और जनरल ह्यूरोज। जब 2 अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई, और ये दोनों की मृत्यु 29 मार्च 1857 को हुआ था। 29 मार्च 1857 को हुआ था जब 2 अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई। और उसके बाद मंगल पांडे के ऊपर मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाने के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 8 अप्रैल 1857, इसको डेट के साथ याद रखना है। ये 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। और जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई तो ये जो खबर थी आग की तरह पूरे भारत में फैली। और जब ये खबर, ये आग भले ही बंगाल से उठी और बंगाल से फैलते हुए ये जो है उत्तर प्रदेश और भारत के कई तमाम शहरों में ये खबर फैली। और जब ये खबर भारत के कई तमाम शहरों में फैली तो इसका विरोध करते हुए यहां से मिटाते हैं, इसके बाद देखेंगे। जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी पर इनको लटका दिया गया। और फांसी 8 अप्रैल 1857 को जब इनकी फांसी दे दी गई तो ये खबर धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी। और जब ये खबर पूरे भारत में फैल गई तो मेरठ के सिपाहियों ने 10 तारीख को, यानी कि 10 मई 1857 को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ से क्या हुआ, ये विद्रोह चालू हुआ। जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है और फांसी की सजा दे जाने के बाद, इनको फांसी पर लटका देने के बाद हर जगह के सिपाहियों ने विद्रोह करना चालू किया। और 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने ये क्या कर दिया, ये विद्रोह को चालू कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह को चालू कर दिया। मेरठ के सिपाही 10 मई 1857 को विद्रोह को चालू करते हैं। मेरठ से ये विद्रोह स्टार्ट होता है
और 12 मई 1857, 12 मई को ये विद्रोह जो है दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली, मेरठ का विद्रोह कहां पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है। और ये सिपाही जो है दिल्ली जाकर के दिल्ली पर अपना कब्जा करता है और बहादुर शाह जफर के संपर्क में आता है और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, भारत का मुगल बादशाह घोषित कर देता है। और उसके बाद बहादुर शाह जफर को कहता है कि आप जो है इस क्रांति का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए, लेकिन इसका जो असली नेतृत्व जो कर रहा था वो वक्त खा था। इसके बारे में हम और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। एक बात और जान लीजिए कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी। इसका जो प्रतीक चिन्ह जो था कमल और रोटी था। तो ये प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। एक चीज और ध्यान में रखना है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था पार्मेस्टन। क्या था? पार्मेस्टन। ब्रिटेन का पीएम कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहां का प्रधानमंत्री था पार्मेस्टन था। इस चीज को भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। एक मिनट। तात्कालिक कारण था उसके बारे में तो जान गए। अब देखते हैं राजनीतिक कारण इसके क्या थे। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण के बारे में तो आपने जाना। तत्कालिक कारण यही था कि जो कारतूस की खोली को खोला जाता था उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी क्या रहती थी? मिली हुई रहती थी। यह था तत्कालिक कारण, जिससे जो है हिंदू और मुसलमानों दोनों को जो है धर्म के प्रति आघात हुआ, धर्म के प्रति उनके ऊपर जो है आघात किया गया, जिस वजह से जो 1857 की क्रांति हुई। यह तत्कालिक कारण था। लेकिन राजनीतिक कारण की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के कैनिंग तक इसके शासन काल में जितने भी अपनाई जाने वाली नीति थी, क्लाइव से लेकर के कैनिंग तक इसके शासन काल में अपनाई जाने वाली जितनी भी नीति थी वो सब नीतियां राजनीतिक कारण बनी। जैसे कि राज्य हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, सहायक संधि। राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर इत्यादि क्षेत्रों को डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, है ना। राज्य को हड़प करके, मतलब वैसी देसी रियासत जिसको कोई अपना संतान नहीं हुआ करता था, और जो है दत्तक पुत्र यानी कि गोद निषेध प्रथा के तहत गोद लेकर के जो राजा जो है किसी भी दूसरे के पुत्र को गोद ले लेते थे और जो है उसको राजा घोषित कर देते थे, तो उस सिस्टम को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था गोद निषेध प्रथा के तहत। और यही सब नीतियों के कारण डलहौजी जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था राज्य हड़प नीति के तहत, है ना। उसके बाद सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया था। तो ये सब जो है राजनीतिक कारण थे, जिसके वजह से इसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो है भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं असंतोष का भावना था। और इन लोगों के तरफ से जितने भी भारत के गवर्नर जनरल बने या गवर्नर बने, तो उन सब की नीतियों में ये भी था कि ये
किसानों का शोषण किए, किसानों का भी शोषण किया इन लोगों ने, है ना। जैसे कि रैयतबारी प्रथा के तहत, अस्थायी बंदोबस्ती के तहत, इजारेदारी प्रथा के तहत, है ना, परमानेंट सेटलमेंट के तहत। तो ये सब नीतियां के तहत जो है इसने किसानों का भी शोषण किया, है ना। देशी रियासतों का राज्यों को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में जीत करके मिलाया। तो ये सब जितने भी कारण थे ये सब जो है राजनीतिक कारण थे। इस वजह से जो है 1857 की क्रांति की जन्म हुई, है ना। ये सब जो है राजनीतिक कारण थे। अगर धार्मिक कारण की बात करें, धार्मिक कारण की बात करें, धार्मिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया था, सती प्रथा को खत्म किया था। तो यहाँ के लोगों को लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। भले ही सती प्रथा कुप्रथा थी और इसका विरोध भारतीयों ने किया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुप्रथा ही तो थी। लेकिन यहाँ के हिंदुओं को लगा, हिंदू राजाओं को लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। उसके बाद नरबलि प्रथा को खत्म किया, नरबलि प्रथा को खत्म किया। इन सब तमाम चीजों की वजह से यहाँ के लोगों को लगा कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म में भी क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। और अंग्रेज ये भी करता था कि ईसाईकरण, मतलब ईसाईकरण करवाता था, मतलब धर्म परिवर्तन भी करवाता था। ठीक, तो ये धार्मिक कारण भी जो है 1857 की क्रांति की एक भूमिका रही। ये सब कारण थे। उसके बाद अगर सामाजिक कारण की बात करें, सामाजिक कारण क्या रहा होगा, तो सामाजिक कारण यह था कि भले ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था उसका शासन लाल किला के क्षेत्र भर में ही रह गया था भले ही, लेकिन लोग उसको भारत का सम्राट माना करते थे। भारत का सम्राट यानी कि मुगल बादशाह माना करते थे बहादुर शाह जफर को। तो जफर को क्या किया था अंग्रेज, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज क्या किया था, बेइज्जत किया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज नीचा दिखाने का काम किया था, बेइज्जती किया था, नीचा दिखाने का काम किया था। इसको अपमानित करते हुए डलहौजी ये बोला था, डलहौजी और कैनिंग दोनों ने, डलहौजी और कैनिंग, डलहौजी के बाद कैनिंग का शासन काल आता है। डलहौजी ने जफर को अपमानित करते हुए ये बोला था कि इनको लाल किला में पहले ये लाल किला में रहते थे जफर। डलहौजी को अपमानित करते हुए यह कहता है कि लाल किला में जो बहादुर शाह जफर रह रहा है इसको यहां से निष्कासित करके इसको जो है कुतुब मीनार में सेट कर दिया जाएगा, कुतुब मीनार में। मतलब लाल किला जो कि बहादुर शाह जफर के पूर्वज का ही बनाया हुआ लाल किला था, जो कि जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और उसी लाल किला में जफर रह रहा था। तो डलहौजी ये बोला कि जफर जो लाल किला में रह रहा है यहां से इसको हटा दिया जाएगा, लाल किला जो है ब्रिटिश कंपनी ले लेगी और जफर को कहां भेज दिया जाएगा, कुतुब मीनार में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, मतलब कुतुब मीनार में रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद कैनिंग ने भी अपमानित करते हुए यह कहा था कि जफर को जो है बादशाह न कह करके शहजादा कहा जाएगा, शहजादा कह करके अपमानित किया। कौन, कैनिंग जो है जफर को शहजादा कह करके अपमानित किया, और वही डलहौजी ने जफर को ये बोला कि लाल किला में न रह करके जो है आप कहां जाकर के रहिए, कुतुब मीनार में जाकर के रहिए। तो ये था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण एक दो पॉइंट और है कि 1850 में एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया। 1850 में साथियों क्या होता है कि एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आता है। आप 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम को याद रखेंगे। 1850 का जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया, इसमें यह कहा गया कि जो भी हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म को मानेंगे या ईसाई धर्म को अपनाएंगे, उनकी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। मतलब 1850 के इस धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के लागू होने से पहले जो भी हिंदू इस्लाम धर्म को अपना लेता था, उसकी पैतृक संपत्ति में से उसका अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही 1850 का ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू होता है,
तो इस नियम में ये कहा जाता है कि जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इस्लाम धर्म को अपनाए नहीं, ईसाई धर्म को अपनाएंगे, उसके पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा बना हुआ रहेगा। ठीक, और इस वजह से जो है हिंदुओं के मन में एक ठेस पहुंचा। ठीक, तो ये था 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। और एक था सैनिक अधिनियम 1856। सैनिक अधिनियम 1856, सैनिक अधिनियम 1856। मतलब सैनिक अधिनियम 1856 के तहत ये आदेश दिया गया कि ब्रिटिश कंपनी में वही लोग सेना में भर्ती किए जाएंगे जो समुद्र पार करने से मना नहीं करेंगे, जो समुद्र पार करने से मना नहीं करेंगे। इससे पहले क्या होता था कि बर्मा जाने के प्रश्न पर, आपको पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे कि बर्मा जाने के प्रश्न पर जब अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बर्मा के ऊपर चढ़ाई किया, मतलब आंग्ल बर्मा युद्ध जब उसने लड़ा, तो आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ने के लिए भाई बर्मा जाने के लिए तो समुद्री यातायात से जाना होगा, हवाई पनिया जहाज से, जलीय जहाज से जाना होगा। तो यहाँ के जो भारतीय जो सैनिक थे उसने समुद्र पार जाने से मना कर दिया था, जिसके वजह से 1824 के आसपास एक सिपाही विद्रोह भी हुआ था, है ना, क्योंकि समुद्र को लांघ करके जाना या समुद्र पार जाना उस समय जो है पाप माना जाता था। इस वजह से 1856 में एक सैनिक अधिनियम लाया गया, जिसके वजह से यह कहा गया कि वही सैनिक जो है ब्रिटिश कंपनी में शामिल होगा जो कि समुद्र पार जाने पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो साथियों ये सब था सामाजिक कारण, और धार्मिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था। अब आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण के बारे में हमने आपको बताया कि आर्थिक कारण क्या रहे होंगे। तो आर्थिक कारण यही रहे होंगे कि जितने भी भारत के गवर्नर जनरल अथवा वायसराय बन करके आए, उसने आर्थिक नीति के तहत यहाँ के किसानों का शोषण किया। आर्थिक नीति के तहत जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त ला करके, इजारेदारी प्रथा ला करके, रैयतवारी प्रथा ला करके, है ना, सूर्यास्त कानून के तहत। तो ये सब जितने भी वो प्रथा लगाया था किसानों के ऊपर, टैक्स वसूलने की प्रथा, रैयतवारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्ती प्रथा, और ये सब प्रथा के तहत किसानों का अधिक से अधिक इसने क्या किया था, शोषण किया था। और शोषण तो किया ही किया, किसानों से जबरन इसकी खेती को वाणिज्यीकरण में तब्दील कर दिया। मतलब जो किसान यहाँ पर धान, मकई, गेहूं, आलू इत्यादि की फसल करते थे, दलहन तिलहन की खेती करते थे, उनके ऊपर जो है नील, सोरा, अफीम इत्यादि का बोझ दे दिया गया, सूती वस्त्र, कपास का बोझ दे दिया गया, ताकि अंग्रेजों को नील, अफीम, सोरा, कपास से ज्यादा फायदा होता था। और जब ये सब चीज की खेती होने लगी तो यहाँ की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। सिंपल सी बात है, जिस खेत पर आलू, मकई, दलहन तिलहन की खेती होती थी, उस खेत पर जो है नील, अफीम, सोरा और कपास की खेती होने लगे, तो खाने पीने की वस्तु में अवश्य ही क्या आएगी, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो अकाल आएगा, और जब अकाल आएगा तो यहाँ पर की आर्थिक स्थिति है वो स्वाभाविक तौर पर क्या होगी, डगमगाएगी। तो ये सब था आर्थिक कारण, जिसके वजह से 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, है ना। इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। सैन्य कारण, इसके सैन्य कारण क्या रहे होंगे, तो सैन्य कारण ये था कि ब्रिटिश कंपनी में जो सैनिक हुआ करते थे उसकी अनुपात 1:5 का था। मतलब 5 गो भारतीय, 5 गो सैनिक भारतीय, तो एगो था ब्रिटिश। इसका मतलब अगर 100 अगर भारतीय सैनिक होगा, 100 भारतीय सैनिक होगा, तो 20 को क्या होगा, ब्रिटिश सैनिक होगा, 20 को ब्रिटिश सैनिक होगा। मतलब 1:5 का रेशियो था। और 1:5 का रेशियो था, मतलब इस रेशियो के होने के बावजूद, ब्रिटिश कंपनी में भारतीयों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद, जो अंग्रेज जो करता था, अंग्रेज वो भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव करता था। क्या करता था, भेदभाव करता था। रंग रूप के आधार पर, बुरे काले के आधार पर, भारतीय होने के आधार पर, है ना। तो ये सब तमाम भेदभाव के कारण
ये सब जितने भी रीजन हमने आपको बतलाया, ये सब 1857 की क्रांति के सूत्रधार बने। लेकिन जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण यही था कि जो एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था और उसके जो कारतूस थे और कारतूस का जो खोली था उसमें जो है गाय और सुअर का चर्बी मिक्स किया हुआ रहता था। और जब ये खबर फैली तो मंगल पांडे क्या कर दिया, अपने ही छावनी में दनादन दुगो के गिरा दिया गोली मार के। और जब दुगो को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। और जब मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई तो ये खबर मेरठ तक पहुंची। तो मेरठ के सैनिकों ने इस विद्रोह का आगाज कर दिया और 10 मई 1857 का ये विद्रोह का आगाज हुआ। और 10 मई 1857 का ये विद्रोह आगाज होते होते कहां पहुंचा? 10 मई 1857 का जब ये विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ, यहां पर समझ ले, यहां आसपास में क्या होगा? मेरठ होगा। उत्तर प्रदेश में ही मेरठ है। मेरठ, मेरठ। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। लेकिन जब उसने वहां पे बाघ और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी मंगल पांडे ने, और जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया, जब उनको फांसी पर लटका दिया गया, तो बंगाल से यह खबर पहुंचा मेरठ। और मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 के बाद मेरठ के सिपाहियों ने कूच किया दिल्ली की तरफ। यहां पर समझिए दिल्ली है, दिल्ली की तरफ कूच किया मेरठ के सिपाहियों ने, दिल्ली की तरफ कूच किया। और दिल्ली की तरफ कूच करके लाल किला पर इसने क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। लाल किला पर अपना कब्जा कर लिया। और लाल किला पर कब्जा करके जो यहाँ का मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर से मिला और बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करने के बाद ये सिपाही ने कहा कि आप 1857 की क्रांति का नेतृत्व कीजिए। लेकिन तत्काल में बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया। बहादुर शाह जफर जानता था, बहादुर शाह जफर को यह पता था कि ब्रिटिश सैनिक के सामने जो है हम टिक नहीं पाएंगे, अंग्रेज की जो कंपनी है, मतलब सैन्य व्यवस्था है, काफी मजबूत है। लेकिन बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जिसका नाम था जिन्नत महल, क्या नाम था? जिन्नत महल क्या करती है? बहादुर शाह जफर को समझाती बुझाती है, थोड़ा मोटिवेट करती है। आप तो जानते ही हैं कि अगर मर्द कोई काम करने से हिचकिचाता है और अगर उसकी पत्नी उसको समझाती बुझाती है तो पत्नी का बात मान करके जो है लोग अक्सर काम कर ही लेते हैं। तो जफर जो है हिचकिचाता है, नहीं जाना चाहता, मतलब 1857 की क्रांति में भाग लेने से जफर मना कर देता है। और जब जफर मना कर देता है तो जिन्नत महल कहती है कि नहीं, आप 1857 की क्रांति में भाग लीजिए, क्योंकि अंग्रेजों ने आपको बेइज्जत किया है, अंग्रेजों ने आपको क्या किया है? नीचा दिखाने का कोशिश किया है। अंग्रेज ये कहा कि आप जो है लाल किला में न रहकर कुतुब मीनार में जाइए, कुतुब मीनार में रहिए, जो कि लाल किला कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर के पूर्वज का ही बनाया हुआ था। फिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को शहजादा कह करके अपमानित किया, शहजादा कह करके, कहा बादशाह, उसके बाद कहा शहजादा। तो बहादुर शाह जफर को लगा कि मेरी बीबी जो है ठीक ठाक कह रही है, अंग्रेज जो है हमको अपमानित करवे किया है। और बहादुर शाह के मन में ये बात आया कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती है, अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ करके चल जाएगा, तो फिर संपूर्ण भारत का बादशाह हम ही बनेंगे, हम अपने आप को संपूर्ण भारत का बादशाह घोषित कर देंगे। और ये जो सिपाही जो था, ये जब लाल किला पर कब्जा किया तो इसने जो है बहादुर शाह जफर को संपूर्ण भारत का बादशाह घोषित किया ही था। तो कहीं ना कहीं बादशाह के मन में जो है, बहादुर शाह जफर के मन में ये जिज्ञासा उठा कि कहीं ये क्रांति सफल हो जाए तो जो है हम पूरे भारत का क्या बन जाएंगे? बादशाह बन जाएंगे, और अंग्रेज जो है हमको अपमानित करवे किया है। तब जाकर के बहादुर शाह जफर जो है क्या करते हैं? दिल्ली से इस क्रांति की शुरुआत करते हैं। और दिल्ली से जो ये क्रांति शुरुआत हुई 12 मई 1857, 12 मई 1857 है ना।
10 मई 1857 को यह क्रांति शुरुआत हुई मेरठ, मेरठ से पहुंची दिल्ली, और दिल्ली से 12 मई 1857 से ये 1857 की क्रांति आगे बढ़ती है। और इसका जो नेतृत्व कर रहा होता है बहादुर शाह जफर की तरफ से सैन्य नेतृत्व कर रहा होता है, उसका नाम रहता है बख्त खां। बख्त खां, बहादुर शाह जफर का सैन्य नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम रहता है क्या? बख्त खां। बख्त खां। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है कि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में कूद गया है, भाग ले लिया है, और उसका नेतृत्व इसका सेनापति बख्त खां कर रहा है, तब अंग्रेजों ने यह सोचा कि अगर हम दिल्ली में जो ये 1857 की क्रांति, अगर दिल्ली में जो है इस क्रांति को अगर हम दबा देते हैं, 1857 की क्रांति को अगर हम दिल्ली में दबा देते हैं, बहादुर शाह को अगर हम दबा देते हैं, तो हर जगह से क्रांति क्या हो जाएगी? अपने आप दब जाएगी, अपने आप दब जाएगी। भले ही बहादुर शाह जफर लाल किला तक ही सीमित रह गया था, लेकिन ये मुगल बादशाह के पद पर था, मुगल बादशाह के पद पर था, और इसको जो है दिल्ली का सम्राट कहा जाता था, दिल्ली का बादशाह कहा जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली में जो ये 1857 की क्रांति थी, अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए, इसको दबाने के लिए बहुत ही क्रूरता पूर्वक कदम उठाया, बहुत ही क्रूर नीति को अपनाया, बहुत ही क्रूर नीति को अपनाया। और उस समय दिल्ली में एक उर्दू शायर रहते थे जिसका नाम था मिर्जा गालिब। उनका नाम क्या था? गालिब। दिल्ली में 1857 की क्रांति के समय एक उर्दू शायर रहा करते थे, उर्दू शायर, है ना, और इनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन ये जो है दिल्ली में जाकर के बस गए थे, है ना। तो मिर्जा गालिब का ये कहना था कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए हमसे ये पूछिए कि दिल्ली में उसने क्या नहीं किया। मतलब मिर्जा गालिब के कथन से आप ये स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाने के लिए दिल्ली में कितना क्रूरता पूर्वक कदम उठाया होगा, कितना क्रूरता पूर्वक कदम उठाया होगा। और अंग्रेजों ने दिल्ली में जो ये 1857 की क्रांति थी, इसको दबाने के लिए निकलसन को भेजा, निकलसन को भेजा। जब निकलसन इस कंपनी को दबाते दबाते जब निकलसन मारा गया, उसके बाद आया हडसन। और जब हडसन यहां पर आया तो हडसन क्या करता है? 1857 की क्रांति को दबा देता है ना, 1857 की क्रांति को दबा देता है। निकलसन मारा जाता है, उसके बाद अंग्रेज अधिकारी हडसन आता है और हडसन इस क्रांति को दबा देता है। जब हडसन इस क्रांति को दबा दिया तो बहादुर शाह जफर को लगा कि अब तो ये क्रांति असफल हो गया दिल्ली से, अब ये क्रांति क्या हो गया? असफल हो गया। तो बहादुर शाह जफर क्या करता है? बहादुर शाह जफर जो है भाग करके हुमायूं के मकबरा में छुप जाता है। हुमायूं के मकबरा में जाकर के क्या करता है बहादुर शाह जफर? हुमायूं के मकबरा में जाकर के छुप जाता है। जब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छुप जाता है तो अंग्रेज अधिकारी जिन्नत महल के ऊपर दबाव बनाता है। अंग्रेज अधिकारी जिन्नत महल, इसकी जो पत्नी थी, इसके ऊपर दबाव बनाता है कि जफर कहाँ है तुम बताओ, नहीं तो तुम्हारे पुत्रों को हम क्या करेंगे? मार देंगे। अब जिन्नत महल बेचारी यहाँ पर करती तो क्या करती, पुत्र के मुंह में फंस जाती है और उसके बाद ये बता देती है ना, ये बता देती है अंग्रेजों को कि मेरा जो पति है कहाँ पर छुपा हुआ है। जब ये बता देती है, मुखबिरी कर देती है अंग्रेजों से जिन्नत महल, तो अंग्रेज जाता है और हुमायूं की मकबरा से क्या करता है? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेता है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेता है। और जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेता है, उसके बाद मुगल बादशाह का पद इससे छीन लेता है, मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज देता है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में एक रंगून जगह है, वहीं पर बहादुर शाह जफर को अंग्रेज निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज देता है। भले ही इसकी पत्नी जिन्नत महल ने मुखबिरी की थी अपने पुत्र के मोह माया के जाल में फंस करके,
लेकिन जब बहादुर शाह जफर रंगून जाता है तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते जाता है, अपनी पत्नी को भी लेते जाता है। और बहादुर शाह जफर जो है अपनी पत्नी के साथ रंगून चला जाता है निर्वासित जीवन जीने के लिए, और वहीं पर जो है इसका मृत्यु हो जाता है। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यही रंगून में ही क्या है, बहादुर शाह जफर का मकबरा है। ऐसे जितने भी मुगल बादशाह हुए सबके सबका मकबरा है हुमायूं के मकबरा में ही, हुमायूं के मकबरा में ही क्या है, जितने भी मुगल बादशाह हुए सबका मकबरा कहाँ है, हुमायूं के मकबरा में ही। ठीक, लेकिन एकमात्र जफर हुआ बहादुर शाह जफर जिसका मकबरा जो है बर्मा के रंगून में। तो साथियों ये था 1857 की क्रांति के कुछ बातें जिसको हमने दिल्ली के बारे में बताया। दिल्ली के बाद ये क्रांति फैलती है, दिल्ली के बाद जो है ये क्रांति कई तमाम शहरों में फैलती है, और ये फैलते हुए जो है अवध, लखनऊ, कानपुर, अवध, लखनऊ, कानपुर, बिहार के क्षेत्र में भी, अवध के क्षेत्र में, कानपुर के क्षेत्र में, लखनऊ के क्षेत्र में, तमाम जगहों पर जो है ये 1857 की क्रांति फैलती है। ठीक, और जब ये क्रांति दिल्ली से फैली, नहीं सॉरी मेरठ से फैली, मेरठ से फैल करके दिल्ली गई, और दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर किया, और इसके नेतृत्व को निकलसन और हडसन क्या करता है, दबा देता है। आज की क्लास को हम यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।